सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश को ज्ञान आधारित बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोर्चे पर तेज गति से काम कर रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की आज पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को रिसर्च में किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं होने की बात कही, तो शोध के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने का रोड मैप भी सामने रखा। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। देश को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के मकसद से बीते दिनों मोदी सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के गठन का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान और विकास यानी R&D को बढ़ावा देना है। ANRF की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संस्था के द्वारा देश में शोध को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैज्ञानिकों के प्रयासों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अनुसंधान इकोसिस्टम में बाधाओं की पहचान करके उन्हें दूर करने की जरूरत है। वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान पर ध्यान देने का समय है। अनुसंधान की आसान ट्रैकिंग के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करके काम करने की जरूरत है। अनुसंधान के लिए संसाधनों के उपयोग की वैज्ञानिक निगरानी पर भी ध्यान देना होगा। संस्थाओं को आपस में जोड़कर अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। शोधकर्ताओं को लचीली और पारदर्शी फंडिंग के साथ सशक्त बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि ANRF प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों में मिशन मोड में समाधान केंद्रित अनुसंधान पर कार्यक्रम शुरू करेगा, तो विकसित भारत के लिए अनुसंधान एवं विकास की रणनीतियां भी बनाएगा। इसके अतिरिक्त ANRF मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, इस बात का भी फैसला हुआ है। विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति विकसित करने के मकसद से आने वाले समय में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो हब एंड स्कोप मॉडल पर काम करेगा। ANRF इस कार्यक्रम की फंडिंग करेगा। अगले 5 साल में 100 से 150 विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम में जोड़ने की योजना है। आजादी के बाद देश में पहली बार हर क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रयास से देश में न सिर्फ रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हर क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान से आर्थिक सामाजिक तरक्की को भी बढ़ावा मिलेगा। The Anusandhan National Research Foundation is a game changer for research in India and will play a crucial role in the country's rapid progress towards a Viksit Bharat. It will energize the Indian research community and help researchers create new breakthroughs in the research area. One of the important goals of ANRF is to provide high-level strategic directions in research, innovation and entrepreneurship in all areas of science, engineering and technology. The ANRF will focus on capacity building, industry-aligned translational research and also on fundamental and basic research. Honorable Prime Minister has launched the ANRF, which is going to transform the whole country in terms of research and technology development. जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे में पीएम मोदी ने जय अनुसंधान को जोड़कर विकसित भारत के विजन को देश के सामने रखा था। इसी विजन के तहत ANRF देश के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करेगी, जिसके माध्यम से देश को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनाने में मदद मिलेगी। ANRF भारतीय वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे भारत से हो रहे ब्रेन ड्रेन को रोकने में मदद मिलेगी, तो देश में ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाने का आधार भी तैयार होगा। ANRF की मदद से क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, 6G, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैथमेटिकल साइंस, नेचुरल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ANRF एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिसमें देश के शिक्षाविदों, उद्योग जगत, सरकारी संस्थाओं, शोधकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देश में रिसर्च के लिहाज से एक बड़े क्वांटम जंप की एक तैयारी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ और तो तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से क्या है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और किस तरीके से ये काम करेगा। गवर्निंग बॉडी में वैज्ञानिक, अधिकारी और उद्योग जगत के तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, जो मिलकर एक तरीके से आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। विज्ञान, कला, मानविकी, नवाचार और उद्यमिता पर एक तरीके से इसका फोकस नजर आ रहा है इस पूरे फाउंडेशन पे कि आखिर इन क्षेत्रों में तेज गति से काम करने का एक मैंडेट है। 2030 तक रिसर्च में निवेश को GDP के 0.7% से बढ़ाकर 2% तक करने का एक लक्ष्य लेकर भी चला जा रहा है और यह कोशिश है कि कैसे शोध रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। वैश्विक प्रकाशनों में हिस्सेदारी को लेकर 5% से बढ़ाकर इसको 7% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये कहीं ना कहीं एक कोशिश है लगातार इस काम को आगे बढ़ाने की। विभिन्न विषयों में प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं के एक पूल का निर्माण करने का भी लक्ष्य है। कोशिश है कि आखिर इस दिशा में हम एक टैलेंट पूल तैयार करें और उसका इस्तेमाल तमाम क्षेत्रों में कर सकें। भारत की विकास संबंधी चुनौतियों के लिए नवीन समाधान विकसित करना भी इसका एक मैंडेट है, उद्देश्य, जिसके आधार पर जो हमारी जमीनी दिक्कतें हैं उनका एक व्यवहारिक समाधान भी निकाला जा सके। वैज्ञानिक ज्ञान को सामाजिक और आर्थिक लाभ में बदलने का प्रयास होगा कि जो हमारी अभी तक की समझ है उसको हम कैसे आर्थिक तरीके से भी उसका लाभ ले सकें, देश को उसका फायदा मिल सके। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय करके शोध को प्रोत्साहित करना भी काम है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी लोग हो या फिर टैलेंट पूल हो। सब में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तरीके से एक मंच पे लाना और रिसर्च को एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश होगी। तो ये अपने आप में शोध को प्रोत्साहित करने के लिहाज से काम कदम होंगे। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए तो देश में बढ़ता इनोवेशन और रिसर्च अभी तक लगभग बीते एक दशक में किस तरीके से देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक या तमाम मोर्चों पर कैसे अभी तक एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो बताता है कि भारत में रिसर्च और शोध का एक बड़ा बेहतर तरीके से एक काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2014 में कुछ सैकड़ा स्टार्टअप्स थे हमारे पास हिंदुस्तान में, जो कि बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो गए और ये इनोवेशन का अपने आप में एक बड़ा उदाहरण के तरीके से देखा जा सकता है। देश में 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी मौजूद हैं और ये बताता है कि कैसे तेज गति से स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में बनता नजर आ रहा है। अगले तथ्य की अगर जल्दी से बात करें तो आपको बता सकते हैं कि पहला किफायती कोविड वैक्सीन भी कोविड के समय भारत ने विकसित किया था और ये हमारी कम साधनों में बेहतर गुणवत्ता के साथ में आगे बढ़ने की क्षमता को दिखाता है। 2015 में ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 81वीं थी, जो 2023 में बढ़कर 40वीं तक आ गई है, जो हमें लगातार इस दिशा में आगे ग्लोबल कंपटीटर के तौर पे प्रस्तुत करती है। प्रकाशनों और PhD में भारत तीसरे स्थान पर है। यह दिखाता है कि भारत में रिसर्च एक बृहद स्तर पे है, लेकिन उसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत भी महसूस की जा रही है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन में 900 करोड़ रुपए के माध्यम से सरकार ने साइंटिफिक इकोसिस्टम तैयार करने और उस दिशा में काम करने का भी प्रयास किया है बीते कुछ वर्षों में, जिसका असर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। 2014 में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 4 थी, जो बढ़कर 150 से ज्यादा हो गई है। दिखाता है कि किस तरीके से लगातार तेज गति से काम हो रहा है इस क्षेत्र में। चंद्रयान 3 मिशन की लागत करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास थी। हॉलीवुड की मूवी से इसका कम बजट था, जो दिखाता है कि कम संसाधनों में भारत दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की क्षमता रखता है। 9 वर्षों में इसरो ने करीब 400 के आसपास उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, उनको स्थापित किया है। यह हमारी स्पेस इंडस्ट्री में बढ़ती क्षमताओं का लोहा मनवाने के लिए एक आंकड़ा अपने आप में पर्याप्त है। मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत ने प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को बनाया है, जो हमारी मौसम संबंधी जानकारियों को दुरुस्त करने में एक बड़ी तकनीकी मदद करता है। नैनो तकनीक शोध में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर काबिज है और यह दिखाता है कि हम लगातार कैसे इस दिशा में और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 2014 में 6000 पेटेंट थे हिंदुस्तान में, करीब 6000 के आसपास ये आंकड़ा था। 2023 में ये 1 लाख से बढ़कर आंकड़ा हो गया, यानी कि हर गुजरते वक्त में तेज गति से भारत में इनोवेशन हो रहे हैं, इस प्रकार के रिसर्च हो रहा है, उसको पेटेंट कराया जा रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमको बताता है कि किस तरीके से हम तेज दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कैसे रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण कदम की तरह कहा जा सकता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। वैज्ञानिक शोध से विकास को मिलेगी धार और रफ्तार, ये अपने आप में एक तरीके से मंत्र साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अभय करंदीकर जी हैं, जो कि सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। सर बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऐसा फोरम बनना और उसके माध्यम से देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना और आज की पहली गवर्निंग बॉडी, ये कैसे एक बड़े बदलाव की एक शुरुआत के तरीके से और क्या बदलने वाला, थोड़ा समझाइए सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि ANRF की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग आज आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। यह एक हमारे रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम में एक मील का पत्थर साबित होगा। ANRF के माध्यम से हम अपना जो यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम है, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें हम अनुसंधान के क्षेत्र में एक नए बदलाव और नए क्रांति की अपेक्षा कर रहे हैं। हम इसमें न सिर्फ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, बल्कि जो हमारे कुछ शीर्ष स्तर के संस्थान हैं, ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ उन संस्थानों को हम लेके जाए। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं और जो विकास के लिए टेक्नोलॉजी की प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पर भी हम मिशन मोड में काम करेंगे। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि अभी हम रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में एक नए बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले वर्षों में। सर, आज की इस बैठक से जो जानकारी बाहर आई, उसमें प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दरमियान देश के वैज्ञानिक समुदाय से कहा कि उनकी जो रिसर्च होगी उसमें किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आड़े आने दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमको बाधाओं को, ऑब्स्टिकल्स को पहचान कर उनको दूर करने की जरूरत है। ये जो एक डायरेक्शन या प्रधानमंत्री का जो एक संदेश, अपील है, वो किस तरीके से जमीन पर उतरता देखेंगे हम? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा हमारे रिसर्चर्स को कि जो अपनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं और जो रिसर्चर्स हैं, वो अपना पूरा प्रयास करें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, साइंटिफिक रिसर्च करने में और हमारे देश को ग्लोबल लीडरशिप देने में। और उस संबंध में किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं होंगी, चाहे वो रिसोर्सेज के संबंध में हो या प्रक्रिया के संबंध में हो, R&D मैनेजमेंट के संबंध में हो, उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक चीज और भी कही कि ग्लोबल चैलेंजेस और हमारे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसका प्रमुख प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारी देश की समस्याओं को सुलझा सके।
ये समस्याएं ग्लोबल भी हो सकती है, लेकिन जो सॉल्यूशंस होंगे वो लोकल रहेंगे, ताकि जो हमारी देश की जरूरतों के मुताबिक हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उन्होंने वैज्ञानिकों से ये भी आह्वान किया कि वो पाथ ब्रेकिंग रिसर्च पर जोर दे, ताकि हम विश्व पटल पर एक अपनी पहचान बना सके इन पाथ ब्रेकिंग रिसर्च के, अपने तरीके से सॉल्यूशंस लाकर। जी सर, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में रिसर्च बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बट उसके क्वालिटी को लेकर कई प्रकार के कई बार सवाल होते हैं। तो एक बेहतर रिसर्च हो, उस प्रॉब्लम में हमने किन किन बाधाओं को आइडेंटिफाई किया है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आज बैठक में इस बात की भी चर्चा की जानकारी बाहर आई है कि जो एक्सपर्ट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं रिसर्च को लेकर, वो हैंड होल्डिंग करते नजर आएंगे बाकी इंस्टीट्यूशंस का। ये काम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कैसे होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें अनुसंधान का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो हमने ये आज डिसाइड किया कि एक हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, जिसमें कुछ शीर्ष स्तर के संस्थान जो है वो हब की भूमिका निभाएंगे और बाकी की यूनिवर्सिटीज में भी 3 से 7 यूनिवर्सिटीज इस तरीके से स्पोक इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करेंगे। और ये जो हब संस्थान हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे इन स्पोक इंस्टीट्यूशंस का। वहां के जो फैकल्टी है वो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। उनके जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, शीर्ष संस्थानों के पीएचडी स्टूडेंट्स और बाकी के यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट, वो साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। और इस तरह के पूरे फ्रेमवर्क को हमने नाम दिया है पेयर। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पेयर करेंगी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस के साथ, और ऐसे पेयर्स को हम पूरा सपोर्ट करेंगे आर्थिक रूप से, फंडिंग की तरह। उसके अलावा कुछ यदि रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स या साइंटिस्ट हैं जो आईआईटी से रिटायर हुए हैं या आईआईएससी से रिटायर हुए हैं या सीएसआईआर या इसरो कहीं और से रिटायर हुए हैं, और जो उनकी काफी अकॉम्प्लिश्ड रिसर्चर्स हैं, ऐसे साइंटिस्ट यदि स्टेट यूनिवर्सिटीज और दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाकर यदि स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वहां पे यदि रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो एएनआरएफ की फंडिंग से उनको भी मदद मिलेगी। सर, आज की बैठक में इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात सामने रखी कि एक डैशबोर्ड बनाया जाए जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हों, किस प्रकार से एक फंडिंग करनी है, कहां पे टैलेंट पूल को उनका जिम्मेदारी तय करनी है, और प्लस जब रिसर्च का काम आगे चल रहा है तो उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग भी एक तरीके से होती रहे, ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपने रिसोर्सेस का कर सकें। वो एक काम कैसे होगा जिसमें केंद्र है या इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो कैसे एक डैशबोर्ड पे साथ आएंगे और उसके माध्यम से हम कैसे बदलाव लाएंगे जमीन पे? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक एएनआरएफ में हम एक ऐसा नेशनल डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें दो बातें हैं। एक तो जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और दूसरे संस्थान हैं जिसमें जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उनका पूरा लेखा जोखा एक जगह पर हो, ताकि ये पता पड़े कि इस क्षेत्र में, फला क्षेत्र में कौन से रिसर्चर्स कहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि एक तरीका हो कि हम उनको कंसोलिडेट कर सके, और दूसरा ये हो कि हम किसी तरह की डुप्लिसिटी या रिपीटेशन जो है उसको भी कम किया जा सके। तो एक काम डैशबोर्ड पर उस तरह का रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि कई सारी हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी R&D फंडिंग कर रही हैं। दूसरी मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, तो वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जानकारी भी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल पर यदि आ जाए तो रिसर्चर्स को भी सुविधा रहेगी कि कौन सा मंत्रालय किस तरह की R&D पर व्यय कर रहा है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर हमको ये पता लगेगा कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ रिसर्च हो रहा है, कितनी फंडिंग हो रही है और उनके आउटपुट क्या आ रहे हैं। उसके अलावा
या उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी जोर दिया कि हम जो रिसर्च फंडिंग करें उसकी एक रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो। फंडिंग देने के बाद हम ये मॉनिटर करते रहें कि उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं और उससे जो है उन आउटकम्स का हमारे सोसाइटी पर और हमारे राष्ट्र पर के विकास में क्या असर हो रहा है। जी सर, एक व्यवहारिक समस्या ये भी है कि कोई एक लोकल या एक ग्लोबल कोई चुनौती है, सपोज पर्यावरण जैसी है, बट उस पर मल्टी डिसिप्लिनरी एक तरीके से रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के समय में आइसोलेशन में अलग अलग क्षेत्रों में वो रिसर्च चल रही होती, उसको एक तरीके से हम एक फोरम पे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के माध्यम से व्यवहारिक समाधान निकाल सकेंगे। क्या उस दिशा में भी ये जो पूरा प्रयास है एक मददगार साबित होगा और किस तरीके से? जी, ANRF की आज की मीटिंग में यह डिसाइड किया कि कुछ राष्ट्रीय प्राथमिकता के जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र हैं उनमें मिशन मोड पे काम किया जाए, मल्टी इंस्टीट्यूशन, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इन्वेस्टिगेटर, मतलब कई सारे फैकल्टी मिलकर काम करें, कई सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करें। जैसे उदाहरण के लिए ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें बैटरी पर रिसर्च भी चाहिए, जिसमें मोटर्स और ड्राइव्स पर रिसर्च भी चाहिए, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिसर्च चाहिए। तो इस विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स मिलकर काम करें और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें, तो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकते हैं कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया पर्यावरण का या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, इन सब क्षेत्रों में हमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस और सामाजिक शास्त्र की स्टडीज की भी जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस अभी हर क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो या फिर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो या फिर एनर्जी में हो या फिर एनवायरनमेंट में हो। तो यदि हमको पब्लिक पॉलिसीज इन क्षेत्रों में बनानी है तो यह भी जरूरी है कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाए, और ANRF जो है इस तरह की रिसर्च फंडिंग भी करेगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में सपोर्ट करके। सर, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिकल एक तरीके से एक इकोसिस्टम भी बने कि जो हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के तरीके से देश की तरक्की में भी योगदान दे सकें, वो किस तरीके से होगा? थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि जो ह्यूमैनिटीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब शोध की जब बात होती है तो मोटे तौर पे समझ में आता है कि आप विज्ञान में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इससे इतर भी अगर सोचा जा रहा है तो उसका मतलब और अभिप्राय क्या है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस की जो रिसर्च, पर्टिकुलरली जो साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के इंटरफेस पर हो, तो यह भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, चूंकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रमुख तौर पर साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही अनुसंधान और रिसर्च को फंड करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के भी कई आयाम साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए भी बहुत जरूरी है, और कई सारे क्षेत्र हैं जैसे पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ है, या डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, या क्वांटिटेटिव सोशल साइंस है, या इथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह के कई ऐसे विषय हैं जो कि एनवायरमेंटल, आर्थिक या सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जरूरत है, वो हम ANRF के थ्रू सपोर्ट करेंगे। सर, एक फाइनल आपसे क्वेश्चन है, उसका जवाब समझना चाहते हैं कि हमने जिस बदलाव के लिए एक बड़ा आधार तैयार करने की बड़ी शुरुआत की है, हम कब तक क्या बदलते देखेंगे? क्योंकि 2030 के लिहाज से अलग एक टारगेट लेके चला जा रहा है, हम निवेश को 2% तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंडिया का कंट्रीब्यूशन रिसर्च को लेकर जो वैश्विक बाजार में है उसमें भी बढ़ोतरी करके हम 7% तक जाने की बात कर रहे हैं। क्या बदलेगा और कब तक हम उम्मीद करें? से अभी ANRF के हम सब इनिशिएटिव आगे आने वाले महीनों और वर्षों में लॉन्च करना शुरू कर देंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा
कि जो रिसर्चर्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, इस समय दुनिया में इवन छोटा सा देश जैसे साउथ कोरिया की बात करें, उसमें करीब 6 से 7 हजार रिसर्चर्स काम करते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। उसको कम से कम 500 से 800 तो करें हम अगले 5 वर्षों में। उसके अलावा हमारे देश में 1000 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं कि रिसर्च यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, वो सिर्फ मात्र 18 से 20 है। उसको कम से कम अगले 5 वर्षों में 50 तक किया जाए, और जैसा कि मैंने बताया हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से शायद हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम देखें कि दुनिया में जो शीर्ष स्तर के संस्थान हैं, उसमें टॉप 150 में अभी हमारे सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। हमारा प्रयास यह रहेगा कि आगे आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 3 संस्थान हमारे टॉप 100 में आए, और अगले कुछ वर्षों में, अगले 10 वर्षों में कम से कम 5 संस्थान जो है वो टॉप 25 में आए। तो ये एक क्वांटिटेटिव गोल्स आप कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमारा ANRF के माध्यम से उद्देश्य यह है कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर अपनी जगह बना सके और एक टेक्नोलॉजी लीडर की भूमिका अदा कर सके। बिल्कुल, एक वैश्विक गुरु के तरीके से हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो तय किया गया बहुत बेहतरी से, तेजी से जमीन पर उतरेगा। सर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और